नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रेम प्रकाश जी। प्रेम जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शशांक। और एक अच्छी खबर हमारे पास आ रही है, अरविंद चिदम्बरम ने प्रयाग मास्टर्स शतरंज का खिताब जीत लिया है। वैसे अगर देखें तो यहाँ पे आर प्रज्ञानंदा से ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन अरविंद ने अपना पहला खिताब एक शानदार अंदाज में हासिल किया। अब देखिए, ये उलटफेर वाली चीज़ स्पोर्ट्स में खासकर चलती है। हमारे पास विश्वनाथ आनंद की जो परंपरा थी, DQ केस और आर प्रज्ञानंदा, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है और ये एक नया नाम हमारे सामने अरविंद का आ रहा है। तो हम हर दिन तो एक जैसा नहीं सोच सकते किसी भी स्पोर्ट्समैन के बारे में, क्योंकि गेम है, यहाँ पे उलटफेर जरूर होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो नए नाम आ रहे हैं वो बहुत अच्छे संकेत है हमारे देश की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए। जी, चलिए विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे हम सब पर, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइन पर। अरविंद चिदम्बरम ने प्रयाग मास्टर्स शतरंज का खिताब जीता। भारत तेहरान में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास वापस लिया। और वाणी कपूर ने हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 5वें चरण का खिताब अपने नाम किया। तो हम शुरुआत करते हैं शतरंज से ही। अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर शतरंज का खिताब जीत लिया है। अरविंद ने कुल 6 अंक हासिल किए। अंतिम दौर में आज अरविंद ने एडिस गुरेल के साथ जो है एक ड्रॉ खेला। और अरविंद को अगर हम इस समय हम देखें प्रकाश जी, तो अरविंद 2743 की लाइव रेटिंग के साथ दुनिया में 14वें नंबर पर है। तो ओवरऑल जैसा आपने कहा कि उभरता हुआ एक खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये अच्छी चीज़ भी है, पिछले 7-8 साल में जिस तरीके से हिंदुस्तान में खेल को लेके, खेल का जो विकास हुआ है, एक नई खेल संस्कृति का जो विकास हुआ है, मुझे लगता है कि उस हिसाब से बहुत बेहतरीन संकेत है कि सिर्फ 1-2 गेम्स में नहीं, बल्कि हर गेम में हमारे एथलीट जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जी। और दूसरे जो हमारे भारतीय थे यहाँ पे आर प्रज्ञानंदा, जिनसे उम्मीदें ज्यादा थी, उनको आखिरी बाजी में नीदरलैंड के अनीश गिरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा और उनके 5 अंक थे। और फिलहाल अगर हम रुक करें, अब बाहर निकलते हैं शतरंज से और चलते हैं, रुक करते हैं कबड्डी का। कबड्डी से भी हमारे पास अच्छी खबर आ रही है। भारत तेहरान में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 56-18 से हराया। तो सेमीफाइनल से पहले अगर हम देखें तो ग्रुप मैचों में भी हमने अपने तीनों मैच जीते थे और अंतिम 4 में जगह बनाई थी। और कबड्डी हमेशा से हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स रहा है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से हमारे जो परंपरागत खेलों की अगर हम लोग बात करें तो कबड्डी वो हमारा खेल रहा है जो लगभग हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने कभी न कभी जरूर खेला होगा। और एक लंबे टाइम तक हमारी, जैसे पुरुष कबड्डी टीम की भी बात करें तो जैसे एशियन गेम्स वगैरह में एक लंबे टाइम तक अपना एक छत्र राज किया है और वहाँ से हमेशा गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो ये तो एक लंबी परंपरा है। मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत अच्छे संकेत है कि हम फाइनल जीत कर आए। बिल्कुल, फाइनल में पहुंचे हैं अभी हम। और दूसरा सेमीफाइनल इस समय ईरान और का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। और भारत ने पिछले साल कोरिया को हराकर खिताब जीता था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कबड्डी में एक चेंज ओवर का जो काम किया, वो कबड्डी लीग ने बहुत बड़ा चेंज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कबड्डी को अगर सही मायने में बहुत प्रचलित करने का जो काम किया है वो, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज भी इसमें जुड़े और जो लीग आई, लीग का निश्चित रूप से, जैसे पहले हमारे यहाँ क्रिकेट में भी IPL नहीं होता था, काउंटी और तमाम लीग्स के बारे में हम लोग सुनते थे बाहर की जो, लेकिन जैसे यहाँ पे लीग आई वो हर गेम में अब आ गई है। फुटबॉल में भी लीग चल रही है, बैडमिंटन में भी है। तो निश्चित रूप से जो एक मंच देने की जो बड़ा काम किया है वो लीग ने किया है कबड्डी को भी। जी। और लीग का जिक्र चल रहा है तो हम महिला क्रिकेट लीग की भी बात कर लेते हैं। लखनऊ में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जॉइंट्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। और शुरुआत बड़ी अच्छी थी आज दिल्ली की। गुजरात ने वैसे टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली की शुरुआत बहुत बेहतरीन थी। मेन प्लानिंग और शेफाली वर्मा ने 83 रन जोड़े, 83 रन जोड़े पहले विकेट के लिए। और एक शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है इस समय टीम। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और शेफाली भी काफ़ी अच्छा 40 रन का योगदान अपना दे के गई है। जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिस तरीके से वो छक्के मारती है, उसी अंदाज में उसने टीम को एक शुरुआत भी दी है। और अगर यही शुरुआत टीम आगे के 5-6 ओवर में भी बना के रखती है तो एक ठीक ठाक सा टारगेट यहाँ पे मिलेगा गुजरात के लिए। बिल्कुल। और मैग लैनिंग इस समय 62 रन बनाकर खेल रही हैं। 41 गेंदों पर उन्होंने 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से ये पारी खेली है।
और उनका साथ जो देने के लिए अभी नए बैटर को आना होगा, क्योंकि तीसरा विकेट भी उनका गिर चुका है। और अंक तालिका में देखें तो दिल्ली पहले और गुजरात तीसरे स्थान पर है। टॉप की फाइट तो दिल्ली ने अपनी ही कहीं श्योर कर ही लिया है। बाकी मामला अभी बाकी के 3 स्पॉट सेमीफाइनल के उनको डिसाइड करने के लिए ये सारे मैचेस अब एक तरह से चल रहे हैं। चलिए, और कल जो मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया था, और यूपी के लिए कहीं ना कहीं निराशा रहा, क्योंकि अभी तक वो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे चल रहे हैं, लेकिन मुंबई की टीम भी ऑन फायर नजर आ रही है अब तक टूर्नामेंट में। चलिए, कोई बात नहीं, हम रुक करते हैं अपने क्रिकेट का, चैंपियंस ट्रॉफी का। और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। 8 टीम के इस महाकुंभ को करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद एक नया विजेता मिलेगा। भारतीय टीम लगातार तीसरी बार टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली पहली टीम बनेगी। 2017 में भारत फाइनल में पाकिस्तान से हारकर लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गया था। इस बार भारत और न्यूजीलैंड को एक ही ग्रुप में रखा गया था। ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश किया था। भारत ने सेमीफाइनल में वनडे विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जीत के बाद भारत के खिलाफ हार का सामना किया। सेमीफाइनल में उसने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से हराया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। तो फाइनल मुकाबला तो रविवार को है प्रकाश जी, लेकिन आपको लगता है कि इन फॉर्म इंडियन टीम जिस तरह से खेल रही है और 4 उसके स्पिनर इन बिल्कुल जादू चला रहे हैं, ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ तैयारियां की होंगी उनके खिलाफ? देखिए, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा उसने खेला भी है। तो हिंदुस्तान की टीम को ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम को हम कमतर आंक के चलें, लेकिन हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि जो लेगेसी एक दादा मतलब सौरभ गांगुली ने शुरू की थी भारतीय टीम में, जो जिस तरीके से मेंटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट करने की, उसको धोनी से होते हुए अभी जो जिस तरीके से रोहित शर्मा कैरी ऑन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो लाजवाब है। रोहित शर्मा जिस तरीके से शुरुआत करते हैं ओपनिंग में आके, वो अपने प्लेयर्स को एक अच्छे लेवल पे ले जाने का टारगेट शुरू में ही दे देते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन अभी इन बॉलर्स के साथ और ऑलराउंडर बैट्समैन के साथ दिख रहा है हमें, मुझे लगता है कि अभी तक की अजय टीम भी है और फाइनल भी निश्चित रूप से हिंदुस्तान जीतेगा जी। और कितना रोमांचक मुकाबला होते हुए आप देख रहे हैं वहां पर। और न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको हमने देखा है रचिन रविंद्र बड़े इनफॉर्म चल रहे हैं, केन विलियमसन इनफॉर्म चल रहे हैं, सैंटनर, ये तीनों जो पिछले मैच के हीरो रहे हैं अब तक, जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं ये खिलाड़ी। निश्चित रूप से मैं कहूंगा, पहले भी कहा मैंने कि टीम बहुत बढ़िया है और न्यूजीलैंड की टीम काफी अच्छी फॉर्म में है। लेकिन इंडियन टीम के साथ जो एक बहुत अच्छी चीज है वो एक तो ये है कि उसने चेज करते हुए भी टीम्स को पराजित किया इसी में, और उसने एक बहुत कम टोटल पे भी न्यूजीलैंड जैसी टीम को रोका है। तो वो एक कॉन्फिडेंस भी है, और जिस तरीके से बॉलर्स अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि टीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए काफी है। चलिए, और फिलहाल हम चलते हैं, रुक करते हैं फुटबॉल का। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपना संन्यास वापस ले लिया है। सुनील इस महीने मालदीव और बांग्लादेश के साथ फीफा इंटरनेशनल मैचों के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे। भारत 19 मार्च को शिलोंग में मालदीव के साथ दोस्ताना मैच खेलेगा। इसके बाद भारत अपने शुरुआती क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। सुनील छेत्री के 40 साल की उम्र में संन्यास से वापसी करने के फैसले को भले ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अच्छा फैसला बताया है, लेकिन इससे भारतीय फुटबॉल की खराब स्थिति का भी पता चलता है, जहां 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाले देश में एक अदद स्ट्राइकर तैयार नहीं हो पाया। सुनील की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने लगभग 2 दशक तक राष्ट्रीय टीम को अपनी सेवाएं दी और सर्वाधिक 94 गोल करके अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहा था। उन्होंने पिछले साल मई में संन्यास की घोषणा की थी। तब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद तीसरे नंबर पर थे। सुनील का संन्यास लेने के 1 साल से भी कम समय में वापसी करने का फैसला चौंकाने वाला है और इससे भारतीय फुटबॉल को लेकर अच्छे संकेत नहीं गए हैं। महासंघ के अनुसार राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच मनोलो मार्केज उन्हें संन्यास से वापसी करने के लिए मनाने में सफल रहे। मुख्य कोच ने उन्हें एएफसी एशिया कप 2027 के क्वालिफायर्स के अंतिम दौर के लिए टीम से जुड़ने का आग्रह किया था। छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद भी इंडियन सुपर लीग ISL में बेंगलुरु FC की तरफ से खेलते रहे।
वे इस टूर्नामेंट के वर्तमान सत्र में अभी तक 23 मैच में 12 गोल कर चुके हैं। उनके इस प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रीय कोच ने उन्हें राष्ट्रीय टीम से जुड़ने के लिए कहा। आईएसएल में उनके प्रदर्शन से एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे भी प्रभावित थे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो प्रिय प्रकाश जी, आप कैसे इस निर्णय को देखते हैं सुनील छेत्री के दोबारा से खेल में वापसी? देखिए, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि अगर सुनील छेत्री जैसे जो दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर्स में रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, अगर वो वापसी कर भी रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेने की बजाय मुझे लगता है पॉजिटिव लेना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर हमारे पास बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है तो ऐसे प्लेयर का अगर हमको अनुभव मिलेगा, जो 2 दशक तक लगभग जिसने देश को खेला है और सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर है, तो अगर उसके अनुभव का फायदा टीम को किसी भी रूप में मिलता है तो कोई बुराई इसमें नहीं है, मुझे लगता है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते रहे, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है या हम स्ट्राइकर तैयार नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है, तो इसकी बजाय अगर इसको हम पॉजिटिव सेंस में ले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, हम भी ऐसा ही सोचते हैं और आगे के रिजल्ट्स अभी आने वाले ही रहेंगे। और इस बीच नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 से 13 मार्च तक होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में प्रवीण, नवदीप और धर्मवीर भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। 3 दिन के आयोजन में 90 से अधिक स्पर्धाएं होंगी और 20 देशों के 250 से अधिक शीर्ष पैरा एथलीट इसमें शामिल होंगे। भारत की अगुवाई पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह और धर्मवीर करेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रवि रंगोली भी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह है। प्रवीण कुमार ने कहा, इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन में घरेलू दर्शकों के सामने प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में विशेष है। धर्मवीर ने कहा, ये भारत में पैरा एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अपने देश में ग्रां प्री होना एक सपना सच होने जैसा है और ये हमें भविष्य के वैश्विक आयोजनों की तैयारी के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। भारत ने हाल ही में संपन्न दुबई ग्रां प्री में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक हासिल किए थे। ये आयोजन पैरा स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत के बढ़ते कद को भी मजबूत करेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो सारे खिलाड़ी दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं कि पहली बार भारत पे विश्व पैरा एथलेटिक्स का होना सचमुच एक महान अवसर है कहीं। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि पिछले 7-8 साल में अगर हम खेल संस्कृति की बात करें तो हिंदुस्तान में पूरा सीन ही बदल गया है। और जिस तरीके से नवदीप का नाम लिया है, सुमित अंतिल की बात करें या दूसरे स्पोर्ट्स में भी हम बात करें जो हमारे पैरा एथलीट्स जो है ओलंपिक से मेडल लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और इस तरीके की अगर शुरुआत, इस तरीके के आयोजन अगर हमारे देश में हो रहे हैं तो हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सराहना कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम एथलीट्स पैदा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से, जिस तरीके से एक बार हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में घोषित किया कि हम 2047 तक एक ऐसी ताकत बनना चाहते हैं खेलों में कि लगभग टॉप 5 में हमारी गिनती हो, तो ये उसी तरीके के संकेत है कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहें तो निश्चित रूप से ओलंपिक्स में हम टॉप 5 में जरूर आ जाएंगे 2047 तक। और इस बीच जो हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, फ्रांस में आलियंस मास्टर बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने डेनमार्क के रासरम गेम्स को जो है 21-16, 23-21, 21-17 से हराया। तो प्रतियोगिता में इकलौती भारतीय चुनौती जो अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं आयुष शेट्टी। और हमारे पास कुछ और भी अच्छी जीत की खबरें हैं। वाणी कपूर ने हीरो महिला प्रो लीग टूर के 5वें चरण का खिताब जीत लिया है। वाणी ने लगातार दूसरा खिताब हासिल किया है ये, और प्रतियोगिता के सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार वाणी का कुल स्कोर इवन पार 216 का रहा। और इस बीच एक और जो खबर हमारे पास है वो ये है कि भारतीय निशानेबाजी लीग को ISSF से अनुमति मिल गई है और इसका आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक होगा। फिलहाल प्रेम प्रकाश जी, आप स्टूडियो में आए और विस्तार से आपने सभी खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक, शुभ रात्रि जी। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार हम फिर से बता देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जॉइंट्स के बीच जो मैच चल रहा है उसमें दिल्ली ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं। और हेडलाइंस का रुख करें तो अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारत ने तेहरान में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। वाणी कपूर ने हीरो महिला प्रो टूर के 5वें चरण का खिताब अपने नाम किया। और फ्रांस में ऑलियन मास्टर्स बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सेमीफाइनल में पहुंचे। तो फिलहाल शशांक